तो डमी का मास आपके पास है 70 किलोग्राम, यूज इन अ क्रैश टेस्ट टू इन्वेस्टिगेट द सेफ्टी ऑफ ए न्यू कार, राइट। और कार अप्रोच कर रही है इस बैरियर को विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो वी नो द स्पीड, वी नो द मास, वी कैन कैलकुलेट द मोमेंटम। ठीक है, ऐसा ही है, ऐसे करेंगे फिर। Sir, after the crash, the mass will remain the same, right? ऑब्वियसली ये तो ऐसे ही। ठीक है, मास हमारे पास कितना है 70, और स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। 7 टाइम्स 2 14 एट 00, तो आपका आंसर आ गया 1400 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, राइट। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बराबर। और डिटरमिन द इम्पल्स। अगर इम्पल्स का आप लोग फॉर्मूला रिकॉल करें, इट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम और फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। यही है, यही फॉर्मूला है ना इम्पल्स का, ठीक है। Yes, दैट मस्ट बी yes, sir. अप्लाइड टू द डमी टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। इसका मतलब फाइनल स्पीड उसको जो मिलनी है वो कितनी मिलनी है, 0। रेस्ट पर लाने के लिए ऑब्जेक्ट को हमें 0 पर लाना पड़ेगा, ठीक है। रेस्ट पर लाने के लिए ऑब्जेक्ट को हमें किस पे लाना पड़ेगा बेटा, 0 पर, ठीक है। तो उसकी जो स्पीड है उसको 0 होना पड़ेगा, ठीक है। मस्ट बी अप्लाइड टू द डमी टू ब्रिंग इट टू द रेस्ट, ओके। तो कितनी इम्पल्स यहाँ पर लगेगी, तो बताइए क्या होना चाहिए। इम्पल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, सिंस वी नो दैट इम्पल्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम है बेटा। Sir, तो -1400 kg मीटर पर सेकंड। अच्छा, नहीं उसने ये नहीं कहा कि ऑपोजिट, उसने कहा है सिर्फ कि अप्लाइड कितना है, ठीक है। तो आप सिर्फ और सिर्फ ये कहेंगे कि 1400 ही रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। अगर 1400 की इम्पल्स यहाँ पे क्रिएट कर दी जाए, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पर आ जाएगा। क्लियर है, राइट। जब हम चेंज की Yes. बात कर रहे होंगे ना, तो बेटा चेंज आपका ये नहीं कहेंगे हम कि नेगेटिव आ रहा है चेंज। नेगेटिव चेंज तो दैट मीन्स कि आप एक चीज के अंदर एक और चीज को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर। तो ये चीज ख्याल रखिएगा, इम्पल्स की बात कर रहा है वो चेंज इन मोमेंटम की बात कर रहा है कि कितना मोमेंटम में चेंज आना जरूरी है ताकि उसकी स्पीड 0 हो जाए, ठीक है, राइट। तो कितना रिक्वायर्ड होगा, 1400 उसका मोमेंटम है, तो 1400 ही उसका इम्पल्स होनी चाहिए, ठीक है, टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। क्यों, क्योंकि आप 20 मीटर से कहाँ पे ला रहे हो उसको, 0 पे ला रहे हो, ठीक है। क्योंकि आप 20 से कहाँ पे ला रहे हैं बेटा, 0 पे ला रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमसे ये कहा जा रहा है, अच्छा इसका यूनिट क्या हो सकता है बेटा, न्यूटन इंटू सेकंड भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि फोर्स टाइम्स टाइम है तो न्यूटन इंटू सेकेंड होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो यूनिट क्या होगा बेटा, न्यूटन इंटू सेकेंड। इन द क्रैश टेस्ट द पैसेंजर कंपार्टमेंट कम्स टू रेस्ट इन 0.2 सेकेंड्स। कितने सेकंड्स के अंदर वो रेस्ट पर आए हैं, दैट मीन्स की स्पीड उनकी 0 कितने सेकंड में हुई है बेटा, कितने सेकंड में हुई है, 0.20 सेकंड्स के अंदर हुआ है ये काम। कैलकुलेट द डीसेलरेशन। जी बेटा, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज डीसेलरेशन। बेटा डीसेलरेशन क्या होता है, बेटा डीसेलरेशन क्या होता है। सर, इसे इसे याद है, डिसेलरेशन इज एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग। क्या, मैंने तो ये इतनी दफा बताया था कि डीसेलरेशन डज नॉट मीन एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। जी, यस गुड, एक्सेलेंट। डीसेलरेशन मीन्स डिक्रीज इन स्पीड, ओके, स्पीड का कम होना, ओके, राइट। चैट बॉक्स में लिखा है जजाकल्लाह, थैंक यू।
ऑलराइट, सो कैलकुलेट डिसलेशन। ओके, तो चेंज इन स्पीड। अच्छा, स्पीड का कम होना और एक्सेलरेशन का डिक्रीज होना, क्या ये एक ही बात है? ये भी मुझसे एक अभी चैट में पूछ रहे हैं। तो क्या मुझे एक बात बताइए कि व्हाट इज एक्सेलरेशन देन? कम ऑन, एक्सेलरेशन फिर क्या होती है? एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज, है ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है। चेंज और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? डिक्रीजिंग। नहीं। ठीक है, चलें, बगैर बताए आपको समझ आ गया, चलें, अच्छी बात है। अच्छा, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि जो रेट ऑफ चेंज है ना, चेंज बेटा, चेंज ऑफ वेलोसिटी, वो कम हो रहा है, इज डिक्रीजिंग। और डीसेलरेशन का मतलब हमेशा याद रखिएगा कि स्पीड का कम होना है। ठीक है, डीसेलरेशन मींस स्पीड इज डिक्रीजिंग। दैट मीन्स कि पहले वो 20 थी, फिर वो 18 हो गई, फिर वो 16 हो गई, मान लें वो 13 हो गई, फिर वो 10 हो गई। बात समझ रहे? तो वो उसकी फाइनल स्पीड जो है, नेक्स्ट स्पीड उसकी प्रीवियस स्पीड से क्या है, कम है। क्लियर है? ठीक है, चेंज के अंदर ये नहीं होता। ओके, चेंज के अंदर हम ये नहीं कहते, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स वेलोसिटी के अंदर हम ये बात नहीं कहते कि उसकी नेक्स्ट स्पीड जो है वो कम हो रही है। हम ये कहते हैं उसका चेंज डिक्रीज हो रहा है, तो वो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन होता है। ठीक है बेटा, तो आप प्लीज इस कॉन्सेप्ट को भूलिएगा नहीं। एक्सेलेंट के डिसेलेरेशन इज रिड्यूसिंग इन स्पीड, और स्पीड इज रिड्यूसिंग और डिक्रीज इन स्पीड। ठीक है बेटा। ऑल राइट, तो बेटा ये किस तरह करेंगे अब हम? फॉर्मूला हम क्या लगा सकते हैं? एक्सेलरेशन फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। ऐसा ही है, कर सकते हैं हम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। बेटा Yeah. प्लीज आप लोग मुझे बताइए, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ऐसा ही बेटा। तो चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है। तो बेटा फाइनल स्पीड उनकी क्या है? जीरो है ना, कम्स टू रेस्ट है ना? फाइनल स्पीड क्या हुई बेटा? जीरो हो गई। ठीक है, इनिशियल स्पीड कितनी बेटा? इनिशियल स्पीड कितनी बेटा? इनिशियली वो किस स्पीड से चल रहा है भाई, क्या हो गया? 20 20। 20 है ना? 20. राइट। तो इनिशियल वो 20 स्पीड से चल रहा है, डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा है उसको रेस्ट पर आने में? कितना जीरो टाइम लगा पॉइंट है टू उसको? 0.20. 0.20 गुड। तो आपका क्या आंसर आएगा? -0.20। ठीक है जी। बहुत जल्दी बताएं, 100? 100 आएगा भाई? यस सर, 100 आ रहा है. अच्छा, एक सवाल है अब मेरा आप लोगों से, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, इसका नेगेटिव रखूंगा या नहीं रखूंगा? आंसर में मैं नेगेटिव लिखूंगा या नहीं लिखूंगा? जल्दी बताएं। नहीं यस सर, सर. लिखेंगे। अच्छा बेटा, अगर लिखेंगे तो फिर डीसेलेरेशन खुद हमेशा नेगेटिव होती है, याद रखिएगा। ठीक है, डीसेलेरेशन का मतलब ही नेगेटिव एक्सेलरेशन है। ओके, क्लियर? तो ये आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, लिख देंगे तब भी कोई इशू नहीं है, लेकिन ना लिखने से आपके नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता है एक्सेलरेशन, कैलकुलेट दी एक्सेलरेशन लिखा होता, तब यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाना लाजमी हो जाता। बात समझ आई मेरी? बात समझ आई? यस सर। यस सर. ठीक है। अभी आप नेगेटिव लिखें या ना लिखें, इसमें कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि डिसेलेरेशन वर्ड है यहाँ पर।
अगर वो आपसे एक्सेलरेशन पूछता, वर्किंग भी यही होती, वैल्यू भी यही आता, आंसर भी यही आता, लेकिन बेटा नेगेटिव पे लगाना जरूरी हो जाता। ठीक है, राइट। ओके जी, द सीट बेल्ट एंड एयर बैग ब्रिंग द डमी टू रेस्ट। ठीक है, अब इसने क्या किया है कि सीट बेल्ट, यू पीपल नो के सेफ्टी फीचर्स होते हैं हमारे। ठीक है, सीट बेल्ट और एयर बैग्स, तो दे ब्रिंग द डमी टू रेस्ट। दैट मीन्स कि उसकी फाइनल स्पीड अगेन जीरो पर आ रही है, सो दैट इट डज नॉट हिट द विंड स्क्रीन। ठीक है, समझ आता है, वी कैन अंडरस्टैंड द डमी हैज एन एवरेज डीसेलरेशन ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एवरेज डीसेलरेशन 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, राइट। कैलकुलेट द एवरेज रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, अप्लाइड टू द डमी ऑफ मास 70 किलोग्राम। तो दैट मीन्स कि आपको मास गिवन है, ठीक है, और रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है। तो व्हाट कैन वी अप्लाई, एंड एक्सेलरेशन इज गिवन, राइट। अगर मैं इस पर से कहूँ कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू -80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डज इट मेक सेंस और नॉट? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू -80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। क्योंकि Yes. डिसलेरेशन इटसेल्फ कि वो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू -80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ऐसा ही। यस सर। ठीक है, तो अब आप लोग न्यूटन का सेकंड लॉ रिकॉल करें, F = ma पढ़ा था हमने, ऐसा ही भाई। यस सर। तो मास कितना है हमारे पास, 70, और एक्सेलरेशन जो हमें दी गई है वो 80 है। ठीक है, अब 7 टाइम्स 80 कितना होता है, 56, और दो जीरो आ गए, 5600 न्यूटन। ले रहे बेटा, ठीक है। जो एवरेज आपको एक्सेलरेशन दी गई है और आपसे रिजल्टेंट फोर्स निकालिए, तो दैट्स सो इजी कि आप डायरेक्टली F = ma लगा के कर सकते। एनी कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें अभी तक। नाउ the deceleration of the dummy is less than the deceleration of the passenger compartment. Deceleration of the dummy is less than, ठीक है, then deceleration of the passenger compartment. Explain why this is of benefit for the safety of a passenger. ये क्यों हमारे लिए बेनिफिट होगा? डिसेलरेशन डमी की वो कम है एज कंपेयर टू द डिसेलरेशन ऑफ द पैसेंजर कंपार्टमेंट। जी, देखिए हम क्या चाहते हैं कि पैसेंजर को कम से कम इंजरी हो, राइट, या कम से कम डैमेज हो, राइट। तो फोर्स सारा का सारा किस पे जाएगी, पैसेंजर के Compart. सॉरी, देखें, पैसेंजर कंपार्टमेंट, ठीक है, और डमी। अब डमी इज एक्टिंग एज अ पर्सन, राइट। तो अब आप क्या कहेंगे कि सारी की सारी फोर्स किसको लगनी चाहिए, डमी को लग जाए या पैसेंजर कंपार्टमेंट को लगनी चाहिए? ज्यादा फोर्स किस पे लगनी चाहिए, डमी पे लगनी कंपार्टमेंट। चाहिए, है नहीं, डमी पे नहीं लगनी चाहिए। नहीं सर। अच्छा, गुड। तो क्योंकि अगर डमी पे लगी तो अल्टीमेटली बंदे को ज्यादा हिट होगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि डिसेलरेशन जितनी कम होगी उतना ज्यादा हिट कम होगा। डू यू नो कि फोर्स एंड एक्सेलरेशन बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ऐसा ही है ना? यस सर। यस। तो अगर हम ये कहें कि डिसेलरेशन ऑफ द डमी इज ऑल्सो लेस देन, तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो भी लेस होगी या नहीं होगी? डमी के ऊपर फिर रिजल्टेंट फोर्स भी कम लगेगी, ऐसा ही है, ठीक है। तो कैन वी से कि फोर्स ऑन द पैसेंजर और द डमी, राइट। या तो डमी आपका पैसेंजर ही है ना यहाँ पर, उसने ऊपर मेंशन किया हुआ ये बात क्वेश्चन में, ठीक है। तो फोर्स ऑन पैसेंजर, राइट,
फोर्स ऑन पैसेंजर, जिसको हम यहाँ पे डमी कह रहे हैं, ठीक है, एक्स मिनिमम और शुड बी मिनिमम, राइट। फोर्स ऑन पैसेंजर और डमी एक्स मिनिमम और शुड बी मिनिमम मिनिमम। और उसके बाद हम इम्पल्स का भी कह सकते हैं, ठीक है, या एस एक्सेलरेशन एंड फोर्स are directly proportional, राइट, ठीक है। तो जितना डिसेलेरेशन कम होगा, ठीक है, उतना ज्यादा परसेंट जो फिर रिजल्टेंट फोर्स है वो भी कम होगा, ठीक है, ठीक है। लेसर द deceleration on the passenger, lesser the injury or hit due to the force, due to the resultant force, इसको और स्पेसिफिक लिखें, due to the resultant force, okay, due to the resultant force on the passenger, राइट। एक लाइन मुझसे ऊपर रह गई। बेटा क्लियर हो गया या नहीं हुआ, बताइए। यस सर। यस सर। जी बेटा, इसमें कोई क्वेश्चन है प्लीज चैट बॉक्स में, अगर पूछना है तो बता दें, देन वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, वो बस पूछ रहे हैं डीसेलरेशन लेस क्यों है डमी पर, डीसेलरेशन ऑन पैसेंजर कंपार्टमेंट। तो आप पिक्चर को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा पैसेंजर कंपार्टमेंट वो किसको पॉइंट कर रहा है और डमी किसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। डमी इज पैसेंजर, राइट, ओके, ठीक है, ओके। कोई यस सर। कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें चैट बॉक्स में, ठीक है, ओके, ऑलराइट, थैंक यू। Now, question number two, figure 2.1 shows a hammer being used to drive a nail into a piece of wood. ठीक है, the mass of the hammer head is 0.1 kilogram. ठीक है, the speed of the hammer head when it hits the nail is 8 meter per second. Right? So the time for which the hammer head is in contact जो time है, ठीक है, इसको हम टाइम फॉर इम्पैक्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो वो कितना है बेटा टाइम, हमारे पास 0.0015 सेकेंड्स है, ठीक है। कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम, बेटा आप क्या निकालना है इसका मतलब, चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होता है, सर इम्पल्स। इम्पल्स निकाल, इम्पल्स। इम्पल्स निकाल, ठीक है। और इम्पल्स हमारा चेंज इन मोमेंटम के बराबर भी होता है और फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम भी होता है। यस अब सर। बताइए हम क्या इम्पल्स निकाल सकते हैं या चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं, आसान है। हमें फोर्स दी गई है, क्या हमारे पास फोर्स, यस सर, फोर्स है, हम फोर्स को एफ इज इक्वल टू एम भी तो निकाल सकते हैं। गुड। हमें मास दिया है, ठीक है, हमारे पास है मास, ठीक है, और हमारे पास क्या है, द एक्सेलरेशन। स्पीड ऑफ द हैमर हेड व्हेन इट हिट्स द नेल इज 8 मीटर पर सेकेंड। इससे पहले जरा देखें और कुछ दिया था, द मास ऑफ द हैमर इज 0.15, द स्पीड ऑफ द हैमर हेड व्हेन इट हिट्स द नेल इज 8 मीटर पर सेकेंड, टाइम फॉर द इम्पैक्ट, ठीक। तो अगर मैं एफ इक्वल्स टू एम ए कहाँ से लाओगे भाई, एक्सेलरेशन कहाँ है, एक्सेलरेशन कहाँ है, एक्सेलरेशन दी गई है मुझे, हम्म? अरे ठीक, सर एक्सेलरेशन तो नहीं थी।
तो फिर हम एफ इक्वल टू एम ए तो नहीं लगा सकते ना। तो आप ये बताएं कि पहले शो दैट हमें बीइंग यूज्ड टू ड्राइव एन इनटू पीस ऑफ फूड, हमें हेड ये रहा, ये रही, और द स्पीड हमें हेड। अच्छा, इनिशियल स्पीड हमारी क्या थी हैमर की? सर 8 मीटर पर सेकंड। अरे 0 है ना। फाइनली जब वो हिट कर रहा है तो 8 से कर रहा है, ठीक है, राइट। यस सर। तो इनिशियल स्पीड उसकी 0 है और फाइनल स्पीड उसकी 8 मीटर पर सेकेंड है, राइट। तो क्या मैं चेंज इन मोमेंटम ये कह सकता हूँ फाइनल माइनस इनिशियल? ऐसे ही हमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, बताइए। क्या हम लोगों ने पढ़ा है फाइनल मोमेंटम एम वी के बराबर, इनिशियल मोमेंटम हमारा हमारा एम यू के बराबर? नहीं पढ़ा हमने चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम? नहीं पढ़ा बेटा आप लोग, बताइए। फाइनल माइनस यस सर। इनिशियल, फाइनल की वैल्यू एम बी आ Yes, गई, sir. इनिशियल की वैल्यू एम यू आ गई। क्या मैं मास कॉमन ले लूँ, Yes, sir. बी माइनस यू कर लें, ऐसा ही? तो क्या मैं ये लगा सकता हूँ यहाँ पे बी माइनस यू? तो मास कितना है हमारे पास, 0.15 किलोग्राम, 8.0 वेलोसिटी हो गई, और इनिशियल स्पीड 0 हो गई, ठीक है। अब बताइए 0.15 टाइम्स 8 कितना होता है? चेंज इन मोमेंटम बताइए, 0.15 टाइम्स 8, जल्दी बताएं बेटा, जल्दी जल्दी। सर 1.2। सर 1.2। 1.2, अच्छा, 1.2 किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड, ठीक है, ओके, क्लियर है। अच्छा, कोई बच्चा अगर इसका यूनिट लिखता है न्यूटन इंटू सेकंड, क्या वो सही गलत है? Newton into second. हाँ, सर सही होगा। जी बिल्कुल सही सही है होगा, सर क्या? क्योंकि जी बिल्कुल, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम आपका इम्पल्स के बराबर भी होता है ना, और यस सर। इम्पल्स का फॉर्मूला फोर्स इंटू टाइम भी होता है। तो फोर्स का यूनिट क्या हुआ न्यूटन, टाइम का यूनिट सेकंड, तो न्यूटन सेकंड भी हुआ, सही है। तो आइदर यू कैन राइट किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और यू कैन राइट न्यूटन इंटू सेकंड। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 1.2 न्यूटन इंटू सेकंड भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर है, ओके। नाउ स्टेट द इम्पल्स यस। गिवन टू द नेल। कितनी इम्पल्स नेल को जा रही है? कितनी इम्पल्स जा रही है नेल को? ये आप लोगों से पता क्या पूछ रहा है, इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहा है कि चेंज इन मोमेंटम के को हम ऑल्टरनेटिव नेम क्या होता है उसका, इम्पल्स भी होता है, तो चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स की वैल्यू सेम हुई ना। यस सर। तो आंसर हमारा 1.2 न्यूटन इंटू सेकंड लिख सकते हैं, ओके बेटा। नाउ कैलकुलेट एवरेज फोर्स बिटवीन द हैमर एंड द नेल। क्या हमें एवरेज एवरेज टाइम दिया हुआ है, कोई ना कोई ऑब्वियसली एवरेज टाइम ही होगा, ठीक है। तो हम एवरेज फोर्स की बात करते हैं, तो डू वी हैव इम्पल्स? यस, डू वी हैव इम्पल्स, सिंस वी नो कि इम्पल्स किसके बराबर होती है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। इम्पल्स हमें दी गई है, फोर्स अननोन है, टाइम कितना लगा है इस इम्पल्स तक पहुंचने के लिए, 0.0015, 0.1 0.0015। तो अब आप फोर्स को सब्जेक्ट बना देंगे। यस सर। यस सर। जी, आंसर क्या आएगा, 1.2 डिवाइड बाई 0.0015। कितना आंसर आ रहा है भाई? 1.2 डिवाइड बाई 0.0015। अरे यार, 800 आ रहा है 800, सर। ठीक है, 800। इसका यूनिट बताइए, 800 का। 800।
800 का यूनिट बताइए। अच्छा जी, तो इसका यूनिट जो है वो 800 न्यूटन है। ठीक है जी। ऑल राइट। नाउ लेट्स डू दिस वन। द इंजन ऑफ एन unpowered toy train is rolling at a constant speed on a level track as shown in figure 3.1. The engine collides with a stationary toy. बेटा, अब आप स्टेशनरी टॉय देख लें। ठीक है, तो इनिशियली इसकी स्पीड कितनी होगी? मैं इसको जीरो। इसको U1 कह देता हूँ, इसको U2 कह देता हूँ। तो इनिशियली इसकी स्पीड क्या होगी बिफोर द कोलिजन? जीरो। ठीक है। इंजन ऑफ अ अनपावर्ड सर जीरो। टॉय टॉय ट्रेन इज रोलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ कांस्टेंट स्पीड, दैट मीन्स हमें इसकी अभी स्पीड पता नहीं है। सही है। अच्छा जी, कह रहे बिफोर द कोलिजन टॉय इंजन इज ट्रैवलिंग एट 0.32। अच्छा, इसकी स्पीड दी हुई है, सॉरी आगे जो है ना, 0.30, सॉरी 0.32। ठीक है, द मास ऑफ इंजन इज 0.5 किलोग्राम। इसका हमें मास भी दिया हुआ है, 0.50 किलोग्राम दिया हुआ है। कैलकुलेट मोमेंटम ऑफ द टॉय इंजन बिफोर द कोलिजन। तो टॉय इंजन का बिफोर द कोलिजन आपको निकालना है मोमेंटम, तो आपको पता है कैसे निकालना है। मास इंटू वेलोसिटी कर लें, और वेलोसिटी कौन सी लेनी है? बिफोर द कोलिजन वाली लेनी है। ठीक है, मास कितना है बेटा इसका? मास हमारे पास है 0.50 टाइम्स वेलोसिटी कितनी है? 0.32। ठीक है, जल्दी से कैलकुलेट करके बताएं, जल्दी जल्दी बताएं। सर 0.0016। 0.16 आ गया। ठीक है, 0.16, और इसका यूनिट आ जाएगा हमारे पास केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अच्छा, मास ऑफ द ट्रक इज 0.30 किलोग्राम। ठीक है, जो ट्रक है वो कहाँ है? ये रहा ट्रक। ठीक है, विच इज एट स्टेशनरी स्टेट। तो इसका मास हमें दिया है, तो मैं इसको M2 कह देता हूँ, और इसके मास को, इंजन के मास को मैं M1 कह देता हूँ। इसमें कोई प्रॉब्लम है? 1 1 और उसको 2 2। ठीक है, राइट, क्लियर, ओके। यस सर। तो अगर आप इंजन के मास को कॉल करें, तो यू कैन कॉल इट 0.50 किलोग्राम। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द इंजन? तो जीरो कितने पॉइंट की? थ्री टू 0.3 बिफोर द कोलिजन। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। और आप अगर ट्रक की देखें, तो M2 इक्वल्स टू 0.30 किलोग्राम। और जो स्पीड है वो अभी नहीं दी गई ना, वो रेस्ट पर है, सॉरी सॉरी, वो रेस्ट पर है। ठीक है। नाउ कैलकुलेट द कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द जॉइंट। देखिए भाई, यहाँ पे वर्ड आ गया जॉइंट। यू रिमेम्बर मैंने क्या कहा था? आफ्टर द कोलिजन व्हेन टू बॉडीज कंबाइन टुगेदर, तो दे बिकम सिंगल बॉडी। एक सिंगल बॉडी बन जाते हैं, है ना? याद आ रहा है? और दे यस स्टार्ट सर। मूविंग विद द सेम स्पीड। ठीक है बेटा, तो हमें एक्चुअली क्या करना है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है। ठीक है, M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2। बेटा समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है, M1 कितना है? 0.50। यस। U1 कितना है? 0.32। M2 कितना है बेटा? 0.3 टाइम्स 0। अच्छा जी, M1 कितना है बेटा? 0.50। बेटा आई एम कॉलिंग इट V, बिकॉज आफ्टर द collision they are joined, so what we can call, they have a common velocity, therefore I am calling it V only, okay। M2 कितना है? 0.30, और इसकी V हो जाएगी। सही है, समझ आ गया कि मैंने V2 को, V1 को और V2 को V कह दिया आफ्टर द कोलिजन, क्योंकि कोलिजन के बाद ये सिंगल बॉडी हो चुके हैं। ठीक है बेटा। नाउ वी हैव ऑलरेडी फाउंड आउट 0.16 इसका आया था ना। यस सर। इसका जीरो हो जाएगा, 0.50 प्लस 0.3080 हो जाएगा ये, ओके। 0.80 V हो गया। राइट नाउ 0.16 डिवाइडेड बाय 0.80, आंसर जल्दी से बताएं बेटा क्या आ रहा है?
0.20 मीटर पर सेकेंड। डन। बेटा समझ आया ये सवाल? क्वेश्चन क्लियर हो यस गया? सर। ठीक है। तो आज आप लोगों को एप्लीकेशन समझ यस आ गई, सर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्स एंड अदर थिंग्स। क्लियर है? ठीक है। तो आई एम गोइंग टू गिव यू मोर क्वेश्चन एज अ होम असाइनमेंट, ओके? राइट। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज सर।